नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार लर्न इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इकोनॉमिक्स की क्लास मेरे द्वारा इस यूट्यूब चैनल पर चलाया जा रहा था, जिसमें 3 क्लास ऑलरेडी मेरा हो चुका है और आज जो है चौथा क्लास हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो पिछली क्लास को जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग पहले पिछली क्लास को देख लें, उसके बाद इस क्लास को देखें ताकि आसानी से समझ में आए। हमने दूसरी वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम लोग इकोनॉमिक्स तैयार करते हैं, और तीसरी वीडियो में हमने एक टॉपिक उठाया था पब्लिक फाइनेंस, और पब्लिक फाइनेंस के बारे में हम लोग टोटल एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक पढ़ा था, और उसी के अंतर्गत यानी कि वहीं से जो उत्पन्न होता है बजटीय प्रोसेस, आज हम लोग उस बजटीय प्रोसेस को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें से एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से रहता ही रहता है, तो इसलिए इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें, समझें। यदि जहाँ भी समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम आपका रिप्लाई यानी जवाब हम जरूर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स क्लास 4, और इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक जो होती है बजट के बारे में जानेंगे कि बजट है क्या। तो बजट एक फ्रेंच वर्ड है और जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो हम यदि अपनी भारतीय संविधान की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं की गई है। तो हम लोग बोलचाल की भाषा में बजट बोलते हैं, लेकिन जो संवैधानिक भाषा है उसको वार्षिक वित्तीय, उसको एनुअल फाइनेंशियल कहा जाता है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक फ्रेंच शब्द है और इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं किया गया है। इसके स्थान पर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, और हम लोग इस वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में ही पढ़ेंगे। और इसका जितना भी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, और वीडियो के एंड में हम आप लोगों को क्वेश्चन भी दे देंगे ताकि आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। बजट भारत में सर्वप्रथम 18 फरवरी 1860 ईस्वी में 18 फरवरी 1860 ईस्वी में विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और ये जेम्स विल्सन उस समय भारत में जो बजट प्रस्तुत किए थे, तो उस समय भारत में जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, और इन्हीं के समय में भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये बजटीय प्रक्रिया होती क्या है। हालांकि हमारे संविधान में इसकी चर्चा की गई है, तो संविधान में कहाँ इसकी चर्चा की गई है, किस अनुच्छेद की तहत चर्चा की गई है, क्या ये वार्षिक वित्तीय विवरण जो है सेंट्रल के लिए भी है और स्टेट के लिए भी है।
तो स्टेट के लिए है तो किस अनुच्छेद के तहत है, और सेंट्रल के लिए है तो किस अनुच्छेद के तहत है, दोनों को हम लोग अच्छी तरह से डिफाइन करके पढ़ेंगे। बजटीय प्रक्रिया। बजटरी सिस्टम जो होता है वो केंद्र के लिए भी होता है और राज्य के लिए भी होता है। तो केंद्र के लिए जो होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, और राज्य के लिए जो होता है उसको भी हम लोग एक साथ देख करके चलेंगे। तो केंद्र के लिए एक साइड बना लेंगे केंद्र का, और दूसरा बना लेंगे राज्य का। तो हमने अभी तुरंत बताया है कि बजट शब्द की चर्चा जो है, यानी कि बजटरी प्रोसेस जो है वो संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। तो आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112 में केंद्र के लिए बजट शब्द की चर्चा, यानी कि बजट के बारे में बताया गया है कि बजट क्या होता है, यानी कि बजट की परिभाषा, बजट की परिभाषा आर्टिकल 112 में है। और इससे संबंधित जो व्यय होती है, खर्च जो होती है, वह भी किसमें किया गया, अनुच्छेद 112 में ही किया गया है। और संबंधित व्यय, संबंधित व्यय की चर्चा अनुच्छेद 112 में किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल के लिए किस आर्टिकल का प्रयोग किया गया, यानी कि राज्यों के लिए किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ देखते हैं हम 112 है, और स्टेट के लिए देखें तो अनुच्छेद आर्टिकल 202। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, सेंट्रल का एक हमको याद रखना है 112, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे +90। +90 ऐड करने से स्टेट का बजट, इसमें हम लोग देख लेते हैं स्टेट बजट की परिभाषा, बजट की परिभाषा और उससे संबंधित व्यय, यानी संबंधित व्यय। राज्य के लिए बजट का प्रावधान अनुच्छेद 202 में किया गया है, और केंद्र के लिए बजट का प्रावधान अनुच्छेद 112 में किया गया है। फिर हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 113, इस अनुच्छेद में सेंट्रल के लिए अनुदान मांगे की चर्चा की गई है, यानी अनुदान मांगे जो होती है उसकी चर्चा की गई है। तो 113 में क्या है, अनुदान मांगे। ये क्या होती है अनुदान मांगे, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 113 में सेंट्रल के लिए जो, केंद्र के लिए जो अनुदान मांगे हैं उसकी चर्चाएं की गई है। और फिर यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की देखें, स्टेट की देखें, फिर आ जाए यहाँ देखिए 112, यानी अनुच्छेद 112 कितना ऐड हुआ है, +1 कर लें 113। अब यहाँ जो आर्टिकल 202 है, यहाँ हम लोग आ जाते हैं 203, अनुच्छेद 203। देखिए 112 और एक कितना हुआ 113। आप यहाँ ऐड कर लें, इधर भी +1 और इधर भी +1, आसानी से याद रहेगा। यहाँ 202 में क्या है, बजट की परिभाषा, संबंधित व्यय, और यहाँ आ जाए +1 ऐड करने से आर्टिकल 203 हो जाता है। और 203 में क्या है, सेम चीज जो केंद्र के लिए अनुदान मांगे अनुच्छेद 113 में है, वही चीज राज्य के लिए अनुदान मांगे
अनुच्छेद 203 में है। फिर हम आगे बढ़े तो आर्टिकल 114 अनुच्छेद 114। अब यहाँ देखिए 113 है, यहाँ हम ऐड करें तो 100 प्लस फिर एक ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 114। और 114 में जो चर्चा किया गया है केंद्र के लिए वो विनियोग विधेयक की चर्चा किया गया है। विनियोग विधेयक क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक की चर्चा की गई है अनुच्छेद 114 में। ये किसके लिए है, तो सेंट्रल के लिए है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल अनुच्छेद, यहाँ हम देखे थे 203 में क्या था, अनुदान मांगे, और 204 में आ जाए तो राज्य के लिए जो विनियोग विधेयक होता है ये हम लोग लिख सकते हैं राज्य के लिए। ये सभी किसके लिए, स्टेट के लिए। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है, इसमें भी आप प्लस एक ऐड करें तो 203 और एक कितना हो जाएगा 204। अनुच्छेद 204 में किसकी चर्चा की गई है, तो राज्य के लिए। जो यहाँ है यहाँ केंद्र के लिए है और वही चीजें यहाँ राज्य के लिए है। तो राज्य के लिए अनुदान मांगे। तो इस तरह से हम अनुच्छेद को भी याद रख सकते हैं और इकोनॉमी से संबंधित जो चर्चाएं की गई है हमारे संविधान में, हम उन चीज़ों को भी आसानी से देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। केंद्र राज्य, केंद्र के लिए अनुच्छेद 111 में जो प्रावधान किया गया है, बजट पर राष्ट्रपति की सहमति, यानी कि जो बजट प्रस्तुत किया जाता है संसद में, बजट प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होता है। और ऐसा जो किया गया है या राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 111 के तहत क्या है, तो बजट पर राष्ट्रपति की सहमति, बजट पर राष्ट्रपति की सहमति। सेम चीज अगर हम स्टेट में आ जाए तो आर्टिकल 201 में क्या हो जाएगा, यहाँ क्या था, चूंकि सेंट्रल का जो हमारे देश का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, यानी राष्ट्रपति जो होता है संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। कोई भी विधेयक पारित होता है तो विधेयक पारित होने के बाद जो है स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। सेम अगर सेंट्रल केंद्र सरकार जो नियम बना रही है, जो विधेयक तैयार कर रही है, उस विधेयक को कन्वर्ट करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति होना जरूरी होता है। तो उसी तरह से सेम राज्य में भी जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जो राज्य की जो विधायिका होती है, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और उसमें पास होने के बाद स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास उसे भेजना होता है और राज्यपाल उस पर स्वीकृति अपना प्रदान करता है। तो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 201 में वर्णन किया गया है कि राज्यपाल बजट पर अपना सहमति देगा। तो बजट पर राज्यपाल की सहमति का वर्णन किया गया है। यानी बजट स्टेट में जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा, राज्य में जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा, उस पर राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है। और किस अनुच्छेद के तहत, तो 201 के तहत। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आर्टिकल 116 अनुच्छेद 116 में केंद्र के लिए लेखा अनुदान, केंद्र के लिए लेखा
अनुदान का वर्णन किया गया है। और फिर हम अगर स्टेट में देखें लेखा अनुदान, तो अनुच्छेद 206 आर्टिकल 206 राज्य के लिए लेखा अनुदान का वर्णन किया गया है। फिर से एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि आर्टिकल 111 में क्या है, तो बजट पर राष्ट्रपति की सहमति, यानी कि बजट पर राष्ट्रपति की सहमति होना अनिवार्य है। किस अनुच्छेद के तहत? 111 के तहत। तो स्टेट में देख लिया जाए कि राज्य में जो बजट प्रस्तुत की जाती है उस पर किसकी सहमति होनी चाहिए, तो उस पर सहमति किसकी होनी चाहिए? राज्यपाल की सहमति होना जरूरी होता है। क्योंकि यहाँ प्रमुख कौन है, संसद का प्रमुख कौन माना जाएगा? क्योंकि विधेयक पारित होने के बाद किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। और राज्य की जो विधायिका होती है, कोई भी नियम बनाती है, तो स्वीकृति कहाँ से मिलता है? तो राज्यपाल से। तो बजट पर भी सहमति देने के लिए अनुच्छेद 201 में राज्यपाल को शक्ति दी गई है। और यहाँ आ जाए सेंट्रल में 116 में क्या है? लेखा अनुदान। तो वही चीज़ है स्टेट में अनुच्छेद 206 में राज्य के लिए भी लेखा अनुदान की चर्चाएं की गई है। इस तरह से हमारे संविधान में जो बजट से संबंधित अनुच्छेद था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। और बाकी के जो आर्टिकल्स होंगे वो हम लोग देख लेंगे कि इकोनॉमिक्स से संबंधित संविधान की कौन कौन सी अनुच्छेद आती है, हम लोग इसमें कर लेंगे। और बाकी जो रहा स्पेशल हम लोग पॉलिटी की जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें संविधान यानी कि जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था होती है उसके साथ साथ हम लोग संविधान को भी देखेंगे और प्रशासनिक व्यवस्था को भी देखेंगे। तो इन सभी प्रोसेस से, इन सभी प्रक्रियाओं के साथ जो है हमारा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इन सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं के साथ हमारा बजटरी प्रोसेस यानी कि बजटीय प्रक्रिया पूरी होती है। तो आज हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको लगे कि थोड़ा सा भी हमको फ़ायदा हो रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस क्लास को यहाँ रोक देते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक प्रश्न हम आप छोड़ रहे हैं और उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं क्या होगा। तो क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख देते हैं और आंसर आप लोगों को खुद करनी है। और ऐसा हम अब से प्रत्येक वीडियो में करेंगे, कुछ काम आपके लिए भी छोड़ देंगे। आप लोग बताएंगे कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित? इसका हम ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।